वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का जो पलड़ा है वो हमें भारी नज़र आता है। हुकूमत भी उनके पास जाती है, तहरीक इंसाफ भी उनके पास जाती है, लेकिन हालिया कुछ बयान आए हैं कि हम अगर अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल हो गए तो हमारी शायद अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मजबूत हो जाए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के असलम गोरी साहब। गोरी साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप ही का बयान आया था कि अगर हम अपोजिशन की सफ में चले जाते हैं तो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी, और दूसरी जानिब हमने देखा है कि मौलाना का जो हालिया उनका खिताब था पार्लियामेंट में, उस खिताब के बाद भी उनकी काफ़ी ज़्यादा किरदार कुशी की जा रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख लें। सो क्या होने जा रहा है बेसिकली? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दिया। असल में बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क को मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है। लेकिन मजबूत अपोजिशन के लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर तो पीटीआई के साथ, क्योंकि वहाँ अपोजिशन पार्टियाँ पीटीआई है, महमूद खान साहब हैं, दो पार्टियाँ हैं जो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हमने डे टू डे मैटर्स पे इत्तेहाद किया हुआ है। लेकिन अब इस इत्तेहाद को आगे की तरफ लेके जाना, यानी कि उसको फिर किसी बड़े ग्रैंड अलायंस की तरफ लेके जाना और उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट होकर बड़ा रोल अदा करना, हम समझते हैं कि इसकी भी ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि हम आज तक इत्तेहादों के बहुत डसे हुए हैं मेरे भाई। जब भी हमने इत्तेहाद बनाया, हमारे इत्तेहादी खुद तो आगे निकल जाते हैं, हमें वहीं छोड़ के चले जाते हैं। आप बड़े लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। चाहे एमआरडी हो, आपको याद होगा कि मेरे साथियों ने ज़िया-उल-हक के दौर में माशाल्लाह में कोड़े भी खाए, जेलें भी देखी, और उसके बाद मोहतरमा की हुकूमत बनी, मैं फिर अपोजिशन में खड़ा हुआ था। इसी तरह ये लेटेस्ट पीडीएम है 2018 में, जो मेरे लेफ्ट राइट पे खड़े हुए कह रहे थे कि इंतखाबात जाली हैं, दुरुस्त नहीं है, सिलेक्टेड है, ये है और वो है। अब वो सब के सब जो है वो कह रहे हैं 2024 के इंतखाबात बहुत अच्छे हैं, आला और अरफा हैं और दुरुस्त है, इसलिए कि उनको इक़्तिदार मिल गया। और मैं फिर आज उसी 2018 वाली पोजीशन पे 2024 में खड़ा हूँ। तो इत्तेहादों के हम इतने डटे हुए हैं कि एक एक कदम सोच समझ के आगे स्टेप ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं इत्तेहाद हो, हम चाहते हैं इत्तेहाद हो, और उसके बगैर लेकिन असलम साहब, अब मसला ये है, जिस तरह से आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जब 26वीं में जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को साथ रखा गया और उन्हीं की वजह से ये आगे तकमील को भी पहुंची, उसके बाद हुकूमत ने उनको छोड़ दिया, उस तरह से उनका साथ नहीं लिया, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। यहाँ तक कि मौलाना साहब के अपने बयानात हैं, इसके साथ साथ पार्टी के बयानात हैं। अब आप पीटीआई के साथ देने जा रहे हैं अपोजिशन अलायंस में, तो क्या टीओआरस होंगे, क्या शराइत होंगी आपकी? फिर देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था कि अब आपने वही चीज में छेड़ दी है। 26 में यानी तरमीम तो बेसिकली तो वो थी ही पीटीआई के लिए, उसमें पूरा पीटीआई के गले का एक फंदा था, और पीटीआई की क़यादत जब मेरे पास आई, हमने उनको दिखाया, मौलाना साहब ने उनको कहा कि ये तरमीम है, तो वो हवास पाख्ता हो गए कि ये क्या है। तो ये तो पूरी की पूरी तरमीम उन्हीं को उनके गले में फंदा था। लेकिन फिर हमने उनकी मुशावरत से, हुकूमत ने उनको कहीं भी ऑन बोर्ड नहीं किया, हमने उनसे ऑन बोर्ड लिया, और जो हम हुकूमत से डिस्कस करते थे वही मैटर हम उनसे डिस्कस करते थे। और वही मैटर जब डिस्कस करते करते आखिरी स्टेज एक ऐसा आ गया कि हमने 56 में से 34 क्लाइजेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और उनके तरमीम की, वो डिलीट कराई, और बाकी 22 में कुछ 4-5 हमने भी डाली। तो उस वक्त तक उनको कोई इस पे गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। आखिरी टाइम तक वो कह रहे थे हम आपके शुक्रमंद हैं, आपके एहसानमंद हैं। और फिर मौलाना साहब के घर के बाहर आपको पता होगा कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब और उनकी क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, आखिरी दिन जब तरमीम पास होने जा रही थी, हम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, उनको गिला और शिकवा सिर्फ इस बात पे था कि ये जो अपना हमारे कायद हैं जनाब, उनका ये कहना था कि खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात नहीं मिल रही, इसलिए हम वोट कास्ट नहीं करना चाहते। तो उसमें मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, आप वोट ना कास्ट करें। मौलाना साहब ने खुद उनको मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि आप वोट कास्ट ना करें, लेकिन जो काम आज तक आपने किया उसको मुतनाज़ा ना करें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम में एक तो हमने 18वीं आईनी तरमीम में आपको याद होगा कि पार्लियामेंट को ये हक दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में मामला तय करें, उनकी सलाटी तय करें और उनको अपॉइंटमेंट भी करें। लेकिन 19वीं तरमीम में फिर हमें वापस लेना पड़ा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस वक्त की पार्लियामेंट को इतना ब्लैकमेल किया कि उनको मजबूरन 19वीं तरमीम में वापस लेना पड़ा।
तो आज 26वीं तरमीम में वही 18वीं तरमीम वाली क्लास है जो वापस आई है, तो उसमें कोई नई चीज तो नहीं है। हमने अच्छा तो गौरी साहब मैं एक और आज मामले पे पार्लियामेंट- आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट और पीटीआई में मुज़ाकरात हो गए, लेकिन साथ ही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा तो उसके बाद मुज़ाकरात वापस स्टार्ट हो सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वापस ये लोग मुज़ाकरात स्टार्ट करेंगे और कोई बैकडोर राब्तों से मुल्क की सियासत में ठहराव आएगा? देखिए, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, हम तो एहतजाज को आखिरी स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। जब एहतजाज शुरू किया जाए, जब कोई चारा ना हो, जब कोई आपकी बात सुने ना, वो एहतजाज होते हैं, मुज़ाकरात के हामी हैं। लेकिन अगर कोई आप ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनते हैं और ग्रैंड अलायंस बन जाता है, तो फिर उसमें जो फाइनल फैसले होंगे मुश्तरका, उसी पे आगे चलेंगे। लेकिन अगर कोई पीटीआई बैकडोर रास्ते रखे हुए है और कोई मुज़ाकरात कर रही है, तो ये उनका ज़ाती मैटर है। तो फिर यही बात है ना जी, जब वो मुज़ाकरात के लिए जाते हैं वो हमें एतमाद में नहीं लेते हैं। हम 26वीं तरमीम के लिए मुज़ाकरात करते हैं, उनको हर लम्हे पे एतमाद में लेते हैं। लेकिन जब वो खुद अपने मुज़ाकरात करते हैं, हालांकि हुकूमत ने ये किया था कि तमाम हुकूमती पार्टियों का एक नुमाइंदा लिया था जो हुकूमत में शामिल है, लेकिन इन्होंने अगर हमें अपोजिशन मानते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारा भी एक नुमाइंदा कम से कम उसमें लेना चाहिए था मुज़ाकरात में। लेकिन इन्होंने हमें वहाँ भी नज़रअंदाज किया। अभी आप फरमा रहे हैं कि शायद बैकडोर रास्ते भी हैं। तो अगर ये सारे सिलसिले हैं तो यही तो है कि फिर इत्तेहाद किस चीज़ का? अगर आपने ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं और बाकियों को एतमाद में नहीं लेना, तो इस तरह तो इत्तेहाद नहीं बनते। हम तो इस तरह के जनाब इत्तेहादों के डसे हुए हैं, हम तो नहीं चाहते। तो ये मतलब आप ये समझते हैं असलम साहब कि आप लोग इत्तेहाद के हामी हैं और इत्तेहाद और मुज़ाकरात भी होने चाहिए। ये बताइएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की मुलाकात हो सकती है, मुलाकात करना चाहते हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, अभी तक ये कोई बाज़ाब्ता बात तो नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता होती भी है तो पहले पीआरओ तय किए जाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और खान साहब किन चीज़ों पे आपस में बैठेंगे, कौन सी ऐसी बात है जिस पे बैठ के मामला तय करेंगे। दो पार्टियों के लीडर हैं तो उनके दरमियान में कुछ तो एजेंडा तो होगा ना जी, और वो जब एजेंडा होगा फिर बैठेंगे कि क्या वो जगह जहाँ वो इस वक्त हैं, जहाँ वो कैद हैं, क्या वो उन मुज़ाकरात के लिए महफूज भी होगी या नहीं होगी। और अगर सिर्फ फोटो सेशन करना तो मैं समझता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है। हम मिलकर चल रहे हैं, मिलकर बैठ भी रहे हैं। आपको याद होगा सब कैसे साहब से भी हमने खाना खाया है, तो हम उठना बैठना तो हमारा इनके साथ चल रहा है। लेकिन लाजम नहीं है कि खान साहब से मौलाना साहब मुलाकात करेंगे ही तो कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा। ग्रैंड अलायंस के रास्ते में जो जो चीजें रुकावटें मैंने वाज़ेह तौर पे आपको बता दी है, तो उसके रास्ते में ये बदएतमादी है। अच्छा गौरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ग्रैंड अलायंस की भी सवाल किया था, तो ग्रैंड अलायंस बनने से कोई मंजरनामा तब्दील होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, अगर ग्रैंड अलायंस बनता है, हम उसका हिस्सा होते हैं, फिर ग्रैंड अलायंस तय करता है कि कोई लॉन्ग मार्च करना है, कोई रोड पे आना है, कोई एहतजाज करना है, तो असम्बलियों का घेराव करना है, पार्लियामेंट से मुश्तरका इस्तीफे देने हैं, सूबाई गवर्नमेंट अगर KPP उसको खत्म करना है, तो ये सारे मामले तो ग्रैंड अलायंस में तय करते हैं ना। जब तक ग्रैंड अलायंस नहीं बनता ये सारी बातें कबल वक्त हैं। और उस वक्त तक पीटीआई अकेली अगर लॉन्ग मार्च कर भी रही, पहले भी उन्होंने किए हैं और भी वो कर सकती है, उसके पास अपने फैसले खुद करने का अख्तियार हासिल है, उनको एहतजाज करने का भी हक उनको हासिल है। 1973 के आइन ने भी उनको हक दिया है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब हम सब शामिल होंगे, ग्रैंड अलायंस बनेगा, एक मामले पे हम मुत्फिक होंगे, एक मसले पे। मतलब अब जाहिर है जिस तरह से आप ग्रैंड की बातें कर रहे हैं असलम साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दें कि ईद के बाद तहरीक का भी कह दिया गया है पीटीआई की जानिब से। आप मुल्क की सियासत को ईद के बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, यही रमज़ान का महीना तो खुसूसन हमारे लिए तो ये होता है कि हमारी पूरी टीम जो पार्टी की है, शमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब से अक्सर लोग उम्रे पे भी तशरीफ ले जाते हैं, जहाँ भी आपको पता तरावी और इबादत में मशगूल होते हैं, तो हम सियासी सरगर्मियाँ तकरीबन ना होने के बराबर रखते हैं। तो मेरा ख्याल उनका कहना भी यही है कि रमज़ान के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूँ रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अगर ये मुज़ाकरात इस तरह की, इस दौरान भी हमारी जो दो रुकनी कमेटी है वो एक दूसरे के साथ रास्ते में है। मैं समझता हूँ रमज़ान के बाद तक कुछ मामला सामने आ जाएंगे और इंशाल्लाह फिर जब रमज़ान के बाद हम किसी ग्रैंड अलायंस की शक्ल अख्तियार कर लेंगे तो फिर तहरीक भी जोरों पर पकड़ेगी, और फिर जब तहरीक जोर पर पकड़ेगी और सारे फैसले। गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, जो कि अपने और पीटीआई के दरमियान जो रवाबित थे उन हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।